स्वागत है आप सबका बायजूस क्लासेस में। हम एक बार फिर प्रस्तुत हैं आपके सामने एक साप्ताहिक सर्वेक्षण अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का लेकर, जिसमें उन घटनाओं को संकलित संपादित किया जाता है जो आपकी रुचि के हैं, विषय के हैं, उन सभी योजनाओं के जो अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के प्रत्याशी हैं। हम आशा करते हैं ये आपकी जानकारी भी बढ़ाएगा और आपका मनोरंजन भी करेगा। पिछले सप्ताह एक घटना जिसने दुनिया को वाकई हिलाकर रख दिया, लेबनान की राजधानी बेरूत में एक दैत्याकार विस्फोट था। अब तक जो समाचार प्राप्त हुए हैं उनसे ये जानकारी हासिल हुई है कि वहाँ के बंदरगाह में 2,75,000 टन अमोनियम नाइट्रेट, जो बहुत ही विस्फोटक होता है, ये पदार्थ बहुत ही असुरक्षित हालत में रखा गया था और ये किसी को अभी पता नहीं चल पाया है कि इसमें विस्फोट कैसे हुआ। शुरू में कहा गया था कि हो सकता है किसी बम के कारण ये हुआ है, किसी ने कहा भीतर घात के कारण ये हुआ है। अब अभी तक अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि क्यों इतना खतरनाक विस्फोटक जोखिम वाला पदार्थ इतनी संवेदनशील इलाके में रखा गया था। क्योंकि ये जो अमोनियम नाइट्रेट होता है, इसका एक उपयोग तो होता है खेतीबाड़ी में रासायनिक उर्वरकों के रूप में, मगर दूसरा इसका उपयोग होता है बमों के निर्माण में। जो लोग खुद कुटीर उद्योग के रूप में भी बहुत बड़े पैमाने पर हिजबुल्लाह के साथ जुड़े जो बागी हैं वो बनाते रहे हैं। और कुछ लोगों को ये लगता है कि क्योंकि हिजबुल्लाह के जो बागी हैं वो निशाना बनाते रहे हैं इसराइल को, तो इसराइल ने कहीं ऐसा न किया होगा ध्वस्त करने के लिए लेबनान को। इस ठिकाने की जानकारी उन्हें यदि किसी खुफिया सूत्र से मिल गई थी तो उस पर कोई प्रक्षेपास्त्र का प्रहार किया हो। इस बात की ओर इशारा किया था लेबनान के प्रधानमंत्री ने, मगर लेबनान के प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता थोड़ी कम है और इसराइल ने तत्काल इस बात को नकार दिया था कि उसका कोई लेना देना इस विस्फोट से है। मगर विस्फोट वास्तव में भयानक और भीषण था। इसने लगभग 200 लोगों की जाने गई हैं, 60 लोग अभी भी लापता हैं, 5,000 से अधिक लोग बुरी तरह घायल हुए हैं, 3 लाख लोग बेघर हो गए हैं और पूरा इलाका तहस नहस हो गया है। बंदरगाह के नज़दीक वाला जो इलाका था, दुकानें हों, रिहायशी मकान हों, और अभी इसको लोग कल्पना करते हैं कि अमेरिकी $5 अरब से $10 अरब तक का नुकसान तो सीधे सीधे हुआ है और अप्रत्यक्ष नुकसान पता नहीं कितना ज़्यादा हुआ है। इस बम धमाके के बाद एक कुकुरमुत्ते के तरह का बादल आकाश में उठा, जैसा एटॉमिक विस्फोट के बाद देखने को मिलता है। इसके भूकंप की जो पैमाने पर नापा गया तो वो रिक्टर पैमाने पर 3.3 दशमलव इसका धक्का था और लगभग 250 किलोमीटर दूर साइप्रस तक में इसकी आवाज़ सुनी जा सकी थी। अब जिस बंदरगाह से कारोबार होता था लेबनान का और वहाँ खाद्यान्न पहुँचते थे, वहाँ औषधियाँ पहुँचती थी, और इस विस्फोट के पहले भी लेबनान बड़ा खस्ता हाल था। वहाँ मुद्रास्फीति बहुत आसमान को छू रही थी, वहाँ आर्थिक मंदी थी, वहाँ कोविड वायरस की चपेट में पूरा राष्ट्र पड़ा हुआ था और लोग ये अटकलें लगा रहे थे कि लेबनान शायद असफल देश बन चुका है। मगर इस धमाके के बाद शायद अब संदेह की भी गुंजाइश नहीं रही है कि क्या कभी लेबनान निकट भविष्य में वापस एक संप्रभु स्वाधीन देश के रूप में सामने आ सकेगा। इसका एक उदाहरण बड़ा विचित्र और विडंबना वाला है कि इस घटना के बाद जब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने दौरा किया बेरूत का और आश्वासन दिलाया हताहतों को कि फ्रांस पीछे नहीं रहेगा, चूँकि फ्रांस की मैंडेट एक तरह की उपनिवेश रहा था प्रथम विश्व युद्ध के अंत से दूसरे विश्व युद्ध के अंत तक, तो उन्होंने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम राहत पहुँचाने के लिए मानवीय आधार पर सहायता खुद भी दें और अंतर्राष्ट्रीय मदद की भी पेशकश करें। उन्होंने ये भी कहा कि वो मदद करेंगे इस घटना की जांच की ताकि दोषियों को दंडित किया जा सके। ऐसा आश्वासन खुद लेबनान की प्रधानमंत्री ने भी दिया, मगर उनकी विश्वसनीयता इतनी कम है। वहाँ के लोगों का मानना है कि उनकी सरकार के कारण ही वहाँ भ्रष्टाचार बढ़ा है, आर्थिक असफलता हुई है और कोविड पर कोई नियंत्रण नहीं पाया जा सका है। उनका मानना है कि विस्फोट भी इसी कारण हुआ कि कहीं ना कहीं सरकार के भ्रष्टाचारी तत्वों की कोई सांठगांठ उन लोगों के साथ थी जिन्होंने ये नाजायज काम किया था। उनको लगता है कि प्रधानमंत्री जिस जांच की बात कर रहे हैं वो विश्वसनीय नहीं होगी, वो निष्पक्ष नहीं होगी, उसमें किसी को बलि का बकरा बना दिया जाएगा और बात हमेशा छुपी की छुपी रहेगी। अब जो विडंबना है वो इतनी विचित्र है कि लेबनान के इस समय जो घायल और परेशान लोग हैं उनमें लगभग 55,000 लोगों ने एक ऐसी अपील पर हस्ताक्षर किए हैं जिन्होंने अनुरोध किया है फ्रांस के राष्ट्रपति से कि वो वापस आएँ और अपने इस उपनिवेश को कम से कम अगले 10 वर्षों के लिए फिर अपने नियंत्रण में ले लें, इसको पटरी पर लौटा लाएं और जब ये पटरी पर लौटे तो सरकार को बिल्कुल खारिज कर दें। लेबनान की जनता को बिल्कुल भरोसा नहीं है कि जो बड़े पैमाने पर विदेशी सहायता उन्हें मिलेगी, यदि वह सरकार के जरिए आई तो फिर वो भ्रष्टाचार का शिकार हो जाएगी और जो ज़रूरतमंद हैं उनको नहीं मिलेगी।
इसी तरह का आश्वासन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति भी मानवीय आधार पर सहायता देने को सामने आ रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय जांच में जो बात सामने आएगी या नहीं आएगी वो तो बाद में पता चलेगी। मगर फिलहाल जो इस बात सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि लेबनान एक छोटा सा देश है। लेबनान की कुल आबादी 68 लाख है। उसका जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है, उसका क्षेत्रफल 10,500 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। तो फिर क्यों हम इस छोटे से देश को लेकर इस कदर चिंतातुर होते हैं? थोड़ी सी पृष्ठभूमि याद दिलाने की शायद ज़रूरत है। हम ये भूल जाते हैं कि आज का लेबनान ईसा के जन्म से 5000 वर्ष पहले एक बहुत संपन्न, समृद्ध, विश्व में प्रतिष्ठित संस्कृति था, जिसे फिनिशियन संस्कृति कहते हैं, और जिनके संपर्क दूर दराज देशों के साथ हुआ करते थे। इनका व्यापार होता था। भले ही यहाँ आर्थिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन बहुत कम हो, मगर बाइबल में यहाँ के देवदार वनों का उल्लेख मिलता है, यहाँ की खूबसूरती का उल्लेख मिलता है। वो पर्यटक हों, सौदागर हों, कारोबारी हों, उनके कारण यहाँ खुशहाली थी। और आज भी जब तक लेबनान इतना खस्ता हाल नहीं हुआ था, दुर्भाग्य ये हुआ कि लेबनान को लोग समझते हैं वो एक अरब देश है, अरबों के साथ उसका बड़ा साम्य है, मगर वो एक अरब देश नहीं है। मगर जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, मध्य पूर्व के संकट में इजरायलियों और अरबों के युद्ध के बीच में घिर गया है, फंस गया है, गेहूं के साथ जिस तरह घुन पिसता है। वहाँ की आबादी का आधा हिस्सा ईसाइयों का है और आधा हिस्सा मुसलमानों का है, और जो आधा हिस्सा मुसलमानों का है उसका आधा आधा लगभग बटा हुआ है शियाओं, सुन्नियों और दूसरे संप्रदाय के लोगों में। और जो ईसाई हिस्सा है उसमें रोमन कैथलिक हैं, उसमें पूर्वी ऑर्थोडॉक्स ईसाई चर्च के लोग हैं, और ये सब लोग आपस में मिलजुल कर ही सांप्रदायिक सद्भाव के साथ रहते थे। मगर दुर्भाग्य से जब लेबनान फंसा अरबों और इजरायलियों के संघर्ष के बीच में, तो बड़े पैमाने में लाखों की संख्या में जो फिलिस्तीनी शरणार्थी यहाँ आकर बसे और उनके जो बागी क्रांतिकारी तत्व थे उन्होंने इजराइल पर हमले किए, तो उसके जवाबी हमलों का शिकार होता रहा है लेबनान। तो फ्रांसीसियों के जाने के बाद 1975 से लेकर 1990 तक 15 वर्ष के अंतराल में कभी इस पर इजराइल का कब्जा रहा, कभी इस पर सीरिया का कब्जा रहा, और एक गृह युद्ध यहाँ निरंतर चलता रहा। और उस गृह युद्ध के कारण यह देश तबाह हो गया। जो यहाँ पर्यटक आते थे उन्होंने आना जाना बंद कर दिया, जो यहाँ की वित्तीय संस्थाएं थीं वो यहाँ से इधर चली गईं, और आजकल लेबनान की अर्थव्यवस्था टिकी है लगभग 60% उन लेबनी नागरिकों के घर भेजी जाने वाली रकम से जो विदेश में काम करते हैं, कहीं अन्यत्र अपनी कमाई करते हैं। और बाकी जो 15-20% हिस्सा वहाँ के राष्ट्रीय उत्पाद का है वो पर्यटकों से होता है और सेवाओं से होता है जो पर्यटन से जुड़ी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें एकदम ठप हो रही थी। इसके पहले भी, इस विस्फोट के पहले भी भ्रष्टाचार दैत्याकार था, सरकार निकम्मी थी, सरकार में कुनबा परस्ती का जोर था, और मुद्रास्फीति बेहद बढ़ चुकी थी। कोरोना महामारी पर नियंत्रण नहीं पाया जा रहा था। लोगों को लग रहा था कि लेबनान एक असफल देश होने की कगार पर खड़ा है। इस विस्फोट के बाद ऐसा लगता है कि उसे वापस लौटने में बहुत लंबा समय लगेगा। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि 5 अरब डॉलर से 10 अरब डॉलर तक का सीधा सीधा नुकसान इस विस्फोट में हुआ है, और पता नहीं अप्रत्यक्ष नुकसान कितना हुआ है, कब राजनीतिक व्यवस्था यहाँ सुधरेगी। अब फ्रांसीसी इस अनुरोध पर विचार करें न करें, इसका क्या राजनीतिक समीकरणों पर अन्यत्र प्रभाव पड़ेगा वो देखने की बात है। मगर दूसरी बात ये थी कि लेबनान के भीतर भी लोग कहते थे कि राज्य के भीतर एक दूसरा राज्य काम कर रहा है जो हिजबुल्लाह के थे, और वो जो अपने को अल्लाह की सेना कहते थे, और वो कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष कर रहे थे इस्लामिक खिलाफत के खिलाफ, सीरिया में भी और मध्यपूर्व में अन्यत्र भी। तो मध्यपूर्व की अस्थिर राजनीति को निश्चित रूप से और भी अधिक जोखिम भरे ढंग से अस्थिर होने का संकट इस विस्फोट के बाद पैदा हो गया है। दक्षिण एशिया के संदर्भ में हमारी समझ में पिछले सप्ताह जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी वह श्रीलंका के चुनाव है। अब श्रीलंका के चुनाव के बारे में किसी को ये शक नहीं था कि राजपक्सा परिवार इसमें एक तरफा विजय हासिल करेगा। एक भाई राष्ट्रपति हैं, दूसरे भाई अंतरिम प्रधानमंत्री हैं, और उसके पहले जो भाई आज महिंदा राजपक्सा प्रधानमंत्री हैं थे, अब तक काम कर रहे थे, अब तो कार्यकारी प्रधानमंत्री नहीं, वास्तव में निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वो पहले 2 कार्यकालों तक राष्ट्रपति का कार्यभार भी संभाल चुके हैं, और आज जो सज्जन उनके भाई राष्ट्रपति पद पर विराजमान हैं, वो जब वो राष्ट्रपति थे उनके कार्यकाल में रक्षा मंत्री थे। और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये मानी जाती है कि उन्होंने 26 वर्ष से चले आ रहे रक्त रंजित गृह युद्ध पर विजय प्राप्त की थी, और लित्ते के जो खूंखार आतंकवादी थे विलु प्रभाकरन, उनका सफाया किया था और लित्ते की कमर तोड़ दी थी।
और उन्होंने अपने देश को एक बड़े राष्ट्रीय संकट से बचाया था। मगर जहां उनको राष्ट्र को संकट से बचाने वाला, उबारने वाला भी माना जाता है, वहां उन पर यह आरोप भी लगाए जाते हैं कि लिट्टे पर विजय प्राप्त करने के लिए जिस गृह युद्ध का संचालन उन्होंने किया था, उसमें उनकी सेना ने अनेक मानवाधिकारों का उल्लंघन किया, तमिलों का उत्पीड़न किया, अनेक निर्दोष तमिल मारे गए, और उन्होंने जो वचन दिया था कि युद्ध समाप्त होने के बाद वो तमिलों को उनके राजनीतिक अधिकारों में हिस्सेदारी देंगे, उस वायदे को उन्होंने पूरा नहीं किया है। इसके अलावा कुछ लोगों को ये भी लगता है कि जो समय सेनाध्यक्ष फोंसेका साहब थे, उनके साथ उनका बर्ताव ठीक नहीं रहा। उन्हें लगा कि वो उनके प्रतिद्वंदी बन सकते हैं राजनीति में, तो उन पर आरोप लगाए गए, उनको बंदी बनाया गया, आदि आदि। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि राजपक्सा परिवार ज़रूरत से ज़्यादा ताकतवर हो रहा है, वो एक वंश, नया राजवंश तैयार कर रहा है, और पीढ़ी दर पीढ़ी अब यही राज करने वाले हैं, वो संविधान में संशोधन कर लेंगे। ये आशा नहीं कर रहे थे सब लोग कि उनको सीधे सीधे 2/3 बहुमत मिलेगा, मगर जब मतदान के नतीजे सामने आए तो वो 2/3 मतों से सिर्फ 5 मत पीछे रहे हैं। और कुल मिलाकर यदि वो अपनी साझा पार्टियों का समर्थन लें तो उन्हें और किसी के साझे समझौते की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो संविधान में संशोधन कर सकेंगे। और जिस संशोधन के लिए वो बहुत व्याकुल हैं, वो एक तो ये है जो कार्यकारी राष्ट्रपति के अधिकार हैं वो उसे वापस सौंपे जाएं। जो उनके विपक्षी, तो उन्होंने संवैधानिक संशोधन किया था कि राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार ही चुनाव लड़ सकता है अमेरिका की तरफ, और तीसरी बार वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। मगर इसी तरह का संवैधानिक संशोधन रूस में पुतिन कर चुके हैं, और लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं कि ऐसा ही कोई संशोधन श्रीलंका में देखने को मिलेगा। और इस परिवार की पकड़ बिल्कुल, उनके उस परिवार के लगभग 6 लोग इस समय संसद में निर्वाचित हुए हैं। और ये बात, मगर जब हम कुनबा परस्ती की बात करते हैं, वंशावली की बात करते हैं, तो शायद हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि संसार के दूसरे अनेक देशों में इसके उदाहरण हैं, खासकर दक्षिण एशिया में। और श्रीलंका में स्वयं एक पहले बंदर नायके परिवार था, फिर उसके बाद जयवर्धने और उनके भतीजे थे, फिर उसके बाद हमको देखने को मिलता है ये परिवार। तो मुझे लगता है कि रणनील विक्रमसिंघे भी कहने की स्थिति में नहीं है कि वो बिल्कुल जनतांत्रिक मिजाज के आदमी थे। वो भी लगभग 4.5 दशक से निरंतर निर्वाचित होते जा रहे थे और पहली बार अपनी सीट हारे हैं संसद की। तो ये पारंपरिक जो वहाँ का कुलीन वर्ग है, अभिजात्य वर्ग है, उसका राजनीति में जो वर्चस्व है वो वहाँ हमेशा देखने को मिला है। तो इसके लिए मुझे लगता है दोषी ठहराना राजपक्सा परिवार को बहुत सही नहीं है। और यहीं एक जो दूसरी बात है, मानवाधिकारों के उल्लंघन की बात है, युद्ध अपराधों की बात है, मुझे लगता है पश्चिमी देश जो आज कटघरे में खड़ा करते रहे हैं राजपक्सा परिवार को और उनकी सरकार को, वो तब बिल्कुल चुप थे जब वो लड़ रहे थे संसार के सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन के साथ, जिसने 1 नहीं 2 3 4 प्रधानमंत्रियों पर वार किए। भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या भारत में की, और जो प्रभाकरण के विरोधी विदेशों में रहते थे, लंदन आदि में, उनकी हत्या करने तक में वह समर्थ रहा था। और प्रेमदास की हत्या तो हुई थी, बहुत बुरी तरह से घायल किया गया था चंद्रिका कुमारतुंगे को भी। तो मुझे लगता है कि ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जब हम ये बात करते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए, क्या अमेरिका ने आतंकवाद के नाम पर जो लड़ाई लड़ी और सत्ता परिवर्तन किया, वो अफगानिस्तान में हो, वो इराक में हो, वो सीरिया में हो, वो लीबिया में हो, क्या उसमें मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ है? क्या उसमें युद्ध अपराध नहीं हुए हैं? और हम अभी चर्चा वियतनाम की नहीं कर रहे हैं, हम अभी चर्चा एटमी हथियारों के प्रयोग की नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अबू गरीब जैसे जो यंत्रणा देने वाले कैदखाने थे, उनके बारे में अमेरिका ये कहता है कि उसके सैनिकों पर कोई भी अभियोग संसार की किसी भी अंतर्राष्ट्रीय अदालत पर नहीं चलाया जा सकता है, उन्हें अभयदान प्राप्त है। और यही बात लागू होती है यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन पर, जिन्होंने रक्त रंजित बगावत जो थी आयरलैंड की, उसके दमन के लिए जिस तरह की क्रूरता का प्रयोग किया था, उसकी याद आज भी लोगों को ताज़ा है। तो ये दोहरे मानदंड नहीं हो सकते। कोई बड़ी शक्ति है, यदि वो रूस है चेचनिया में, दागिस्तान में, वो चीन है तिब्बत में, या सिंगियांग प्रदेश में, या अमेरिका ही है अश्वेतों के खिलाफ जो दमन चक्र चल रहा है उसका अपने यहाँ, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक तरफा कटघरे में खड़ा किया जाए किसी छोटे राज्य के। ये मैं बचाव पक्ष के वकील की तरह बात नहीं करना चाहता हूँ राजपक्सा परिवार की, मगर इस बात का उल्लेख करना ज़रूरी है कि ऑंग सान सू की को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। रोहिंग्या और रखीन में जो लोग रहते हैं, राजविहीन लोग, उनके मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर, मगर ये सवाल अमेरिका, रूस, चीन पर उठाने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ती, और नहीं सऊदी अरब या किसी इस्लामी देश के बारे में पड़ती है। हाँ, आप कटघरे में अब और तो और छोड़िए, जो दुष्ट उत्तरी कोरिया जैसा राज्य है उसके बारे में तब अमेरिका चुप्पी साधने को तैयार रहता है। तो ये 2 बातें हम पहले समझ लें, फिर हम इसे अलग करें।
भारत सरकार की सबसे बड़ी आशंका यह है कि राजपक्सा परिवार बहुत करीब है चीन के, और उसने श्रीलंका द्वीप के पूर्वी तट पर हम्बनटोटा नाम का जो बंदरगाह है वो चीन के हवाले कर दिया है, जहां चीन ने अपने सामरिक महत्व के नौसैनिक अड्डे बनाना शुरू कर दिया है। चीन ने कई अरब डॉलर की सहायता देने का वचन दिया है श्रीलंका को, वहां की संरचनात्मक ढांचे के सुधार के लिए, वहां के आर्थिक विकास के लिए। विशेषज्ञों का मानना है कि यह आर्थिक सहायता एक बहुत ही कमर तोड़ उधार के रूप में है, और जो शर्तें हैं वो इस प्रकार की हैं, यदि समय रहते सूद की पूरी रकम का मुआवजा नहीं चुकाया जा सका, ऋण की किश्तें नहीं चुकाई जा सकी, तो जिस ज़मीन पर चीन को अधिकार सौंपा गया है नौसैनिक अड्डे बनाने आदि का, वो उनका अधिग्रहण कर लेगा, और एक तरह से उसका एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जिसे कहते हैं अपने क्षेत्र के बाहर की ज़मीन पर संप्रभुता वाला सा अधिकार स्थापित हो जाएगा। ये निश्चित रूप से भारत के अहित में होगा, भारत के सामरिक हितों के लिए नुकसानदेह होगा, और हिंद महासागर के इस हिस्से में चीन का दबाव और भी अधिक बढ़ जाएगा। मगर हमको एक बात और याद रखनी चाहिए कि भारत की केंद्र सरकार ने अपनी विदेश नीति को श्रीलंका के संदर्भ में बंधक बनाए रखा है, आज से नहीं कई दशकों से तमिलनाडु की द्रविड़ पार्टियों की राजनीति के साथ। उनके तुष्टीकरण के चक्कर में उन्होंने पहले संवेदना सहानुभूति दिखाई लिट्टे वालों के प्रति, लिट्टे के कुछ खूंखार आतंकवादियों का प्रशिक्षण तक भारत में हुआ, और फिर जब भारत का शांति रक्षक दस्ता वहाँ भेजा गया तो लिट्टे वाले उन्हीं पर टूट पड़े, और अपनी उंगलियाँ जलाने के बाद भारत की सेना वहाँ से लौटी, जो आमंत्रित की गई थी एक तत्कालीन जयवर्धने सरकार द्वारा, मगर उन्हीं ने यह अनुरोध किया कि अब आप वापस घर जाएं। तो मुझे लगता है कि तमिल राजनीति के साथ तमिलनाडु की श्रीलंका की राजनीति को जोड़ के देखना एक बहुत नादानी और अदूरदर्शिता रही है, जिससे हमें शीघ्र मुक्त होने की ज़रूरत है। हाँ, ये बात हमें स्वीकार करनी चाहिए कि चीन के पैमाने पर हम अरबों डॉलर की सहायता श्रीलंका को नहीं दे सकते हैं, मगर ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ की राजनीति में पक्षधरता दिखाएं। और राजपक्सा को कम से कम एक बार ये कहने का मौका मिला था कि उनकी अप्रत्याशित हार पिछली बार चुनाव में इसलिए हुई थी कि भारत ने उनके विरोधियों का समर्थन किया था। हमको पक्षधरता वहाँ बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए, ये निश्चित बात है। आज इतना स्पष्ट समर्थन, इतना बड़ा बहुमत, प्रचंड बहुमत राजपक्सा की पार्टी को इसलिए मिला है कि श्रीलंका की जनता, बहुसंख्यक जनता ये चाहती है कि इस छद्म धर्मनिरपेक्षता, बहुलवादी संस्कृति, सांप्रदायिक सद्भाव आदि की बातों को छोड़कर आर्थिक विकास की बात की जाए। उन्होंने कोरोना महामारी का सामना डटकर किया है, उन्होंने आर्थिक व्यवस्था लौटाने की पूरी कोशिश की है, और जो बड़ा कमाई का साधन श्रीलंका का पर्यटन था, यदि अब आज तो संसार भर में इसके कारण यातायात स्तब्ध है, मगर जब भी वो लौटेगा तो कम से कम श्रीलंका को अपनी आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लौटाने का मौका देने के लिए वो कटिबद्ध और संकल्पबद्ध हैं। जहाँ तक रही बात अल्पसंख्यकों के साथ उनके भेदभाव की, हम इसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि अभी पिछले वर्ष ईस्टर के मौके पे एक गिरजाघर में कोलंबो में एक बड़ा हिंसक हमला किया था एक इस्लामी जिहादी आतंकवादियों ने, और जिसके बाद जो मुसलमानों के साथ कोई बैर भाव सिंहलों का नहीं था वो एक बार सतह पर फिर आ गया। तो मुझे लगता है यदि इस तरह की भड़काने वाली हरकतें कोई अल्पसंख्यक समुदाय करेगा तो उसका खामियाजा पूरे अल्पसंख्यक समुदाय को भुगतना पड़ेगा, जैसे लिट्टे की हिंसक गतिविधियों का खामियाजा अनेक निर्दोष तमिलों को भी भुगतना पड़ा है। जो सबसे नाटकीय पक्ष सामने आया है इस चुनाव में वो ये है कि विपक्ष का पूरी तरह से सफाया हो गया है। जो श्रीलंका की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी थी यूनाइटेड नेशनल पार्टी, उसके जो रनिल विक्रमसिंघे थे, जो पिछले 4.5 दशक से निरंतर संसद में जीतते आ रहे थे, प्रधानमंत्री रहे थे एकाधिक बार, वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। अब उनका बहाना ये है कि उनकी पार्टी में फूट पड़ गई थी, टूट पड़ गई थी, पूर्व राष्ट्रपति प्रेमदास के पुत्र सुजीत प्रेमदास आधी पार्टी लेकर निकल गए थे, उनको 52 सीटें करीब मिली हैं संसद में, मगर वो भी आज स्थिति में नहीं है कि मुकाबला राजपक्सा परिवार का कर सके। और ऐसे ही जो जन विमुक्ति परमुना पार्टी थी, जो पीपल्स लिबरेशन फ्रंट श्रीलंका वाला था, माओवादी विचारधारा से प्रेरित जो समर्थन का क्षेत्र था, वो सिमटा है। जाफना में जो तमिल नेशनल अलायंस था उसने भी अपनी सीटें गंवाई हैं। तो कुल मिलाकर सब लोगों को निर्भर इस पर रहना पड़ेगा कि क्या अब न्याय करेंगे सभी अल्पसंख्यकों के साथ राजपक्सा, और राजपक्सा सिंहलों का तो समर्थन करते हैं, मगर इसका अर्थ ये नहीं कि भारत से उनका वैर है। स्वयं राजपक्सा एकाधिक बार ये कह चुके हैं कि भारत परिवार है, चीन एक मित्र है। अब कथनी और करने का अंतर हो सकता है, मगर ये बिल्कुल गैर ज़रूरी है कि भारत उनके चीन प्रेम की बार बार बात करता हुआ अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारे। हमारी समझ में जिस तरह
बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों के निर्वाह में हमें पश्चिम बंगाल की राजनीति के को हाशिए पर रखना चाहिए। उसी तरह श्रीलंका में भारत के सामरिक हितों को देखते हुए, आर्थिक हितों को देखते हुए तमिलनाडु की राजनीति से इसे अलग देखकर नीति का निर्धारण और राजनय का संचालन करना चाहिए। पिछले सप्ताह चीन ने एक अभूतपूर्व राजनयिक अभियान का सूत्रपात किया, जिसका नामकरण सिर्फ एक हो सकता है, वैक्सीन राजनय, वैक्सीन डिप्लोमेसी। अब ये बड़ी विचित्र बात है कि आज तक जिस वैश्विक महामारी से दुनिया जूझ रही है, जिसने पूरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समीकरण बदल डाले हैं, बड़ी शक्तियां कमज़ोर पड़ती जा रही हैं, छोटी शक्तियां उदीयमान जो थीं, कुछ लोग उसमें साजिश देख रहे हैं उनकी कि संक्रमण जानबूझकर फैलाया गया है, ये सारी बातें दीगर हैं, ये बात लंबी है। मगर चीन से ही इस महामारी का संक्रमण वुहान से शुरू हुआ था और लगभग वहीं से इस वैक्सीन की चर्चा भी शुरू हो रही है। दिलचस्प बात और विडंबना यह है कि वैक्सीन अभी उसका आविष्कार हुआ नहीं है, वो बाजार में उतरी भी नहीं है, उसकी निकट भविष्य में आने की संभावना ज़रूर है। और चीन ने अभी से यह अभियान शुरू कर दिया है। उसने 1 अरब अमेरिकी डॉलर का आश्वासन दिया है अनुदान और सहायता के रूप में अमेरिका के आंगन में लैटिन अमेरिकी देशों को, ब्राज़ील आदि को, कि जिस वैक्सीन को वो खुद नहीं खरीद पाएंगे, जैसे ही उस वैक्सीन का आविष्कार होगा, चीन उनके लिए रियायती दामों पर इस वैक्सीन को मुहैया कराएगी। और चीन ने इसी तरह का आश्वासन अफ्रीका के अनेक देशों को दिया है, जहां पहले से उसने पैर काफ़ी पसारे हुए हैं। यही आश्वासन नेपाल, श्रीलंका आदि देशों को भी दिया गया है। पश्चिमी देशों के लिए कोई विकल्प था ही नहीं कि इस राजनयिक अभियान का मुकाबला करने के लिए इसी स्तर पर वो भी एक वैक्सीन राजनय शुरू करें। अब तो अमेरिका ने भी ये कहा है कि उसने कोडेक जैसी कंपनियों से कहा है कि वो कुछ दवाओं के आविष्कार पर तत्काल जल्दबाजी करें। उसने कुछ अमेरिकी दवा कंपनियों से कहा है कि वो वैक्सीन के आविष्कार में तेज़ी करें। मगर वैक्सीन के आविष्कार में तेज़ी करना आप अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते हैं। जब किसी भी नए वैक्सीन का आविष्कार होता है तो उसके लिए, जिसे अंग्रेजी में एक प्रोटोकॉल कहते हैं, उसकी एक निश्चित परंपरा है कि उसका आप प्रयोग करते हैं पहले जानवरों पर, फिर मनुष्यों पर, फिर सीमित संख्या में, फिर बड़ी संख्या में। और ये इसलिए ज़रूरी है कि आप ये पता कर सकेंगे उस वैक्सीन के प्रयोग से नुकसान तो कोई नहीं होगा, कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होंगे, कोई उसका बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, और वास्तव में उस किसी भी महामारी से या रोग से लड़ने में वो वास्तव में कितनी सक्षम होगी। उसकी सक्षमता और उसके कुप्रभावों के अलावा जिस चीज़ पर विचार करना बहुत ज़रूरी है कि क्या उसकी कीमत ऐसी होगी कि औसत मरीज उसको खरीद सके। जब एड्स महामारी के प्रकोप में विश्व फंसा था तो बड़ी कंपनियों ने मुनाफा कमाया था और कोई वैक्सीन समय रहते रोगियों को नहीं मिल पाई थी। उस समय भी भारत की कंपनी सिप्ला थी, जिसने एक कॉकटेल बनाई थी जो AZT और कॉकटेल कहलाती थी, जो रियायती दामों पर तीसरी दुनिया के देशों को दी गई थी और तब भी पेटेंट का बड़ा झगड़ा हुआ था। इस समय कम से कम बड़ी जो कंपनियां हैं, जिसमें एस्ट्राजेनेका नाम की कंपनी है जो सबसे आगे इस वक्त मानी जा रही है इस वैक्सीन के आविष्कार में, जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ, प्रयोगशाला के साथ सहयोग कर रही है, उसने एक समझौता भारत की से प्रसिद्ध सीरम इंस्टीट्यूट के साथ भी किया है, जो पूना का एक प्रसिद्ध संस्थान है और संसार का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता माना जाता है। कि कई अरब खुराकें इस वैक्सीन की, उनका निर्माण भारत में होगा और इसकी एवज में भारत को रिवायती दर पर 10 लाख ये वैक्सीन की कुछ डोजेज मिलेंगी अपने प्रयोग के लिए। मगर जो बात विचित्र है वो ये है कि ये सब कहने की बातें हैं। भारत की इतनी बड़ी आबादी के पैमाने को देखते हुए कुछ लाख वैक्सीन की खुराकें यथेष्ट नहीं समझी जा सकती हैं। यूरोप के छोटे देशों में ये मात्रा काफ़ी हो सकती है और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के जो घोषणाएं हैं वो बहुत भरोसेमंद नहीं है। वो कहते हैं कि हाँ, मैंने अमेरिका के पास धन है, मैं अमेरिका को बचा लूँगा इस महामारी से, मैं दुनिया भर में इस वैक्सीन के आविष्कार के लिए पूंजी निवेश कर रहा हूँ, इसलिए सबसे पहला अधिकार अमेरिका का होगा इन वैक्सीनों को खरीदने में। उधर चीन अपनी वैक्सीन के निर्माण में जुटा हुआ है। भारत का भी ये दावा है कि वैक्सीन निर्माण के मामले में उसकी क्षमता किसी से पीछे नहीं है, वो अपनी स्वदेशी वैक्सीन के निर्माण में लगा है। और ये बिल्कुल संभव है कि चूंकि सारी लड़ाई युद्ध स्तर पर लड़ी जा रही है, जिस प्रोटोकॉल का जिक्र हम कर रहे थे उसमें कुछ लचीलापन आ जाएगा, कुछ छूट हो जाएगी, कुछ खतरा उठाने को लोग तैयार होंगे, थोड़े कुप्रभाव बर्दाश्त कर लेंगे, कीमत थोड़ी ज़्यादा भी होगी तो उसको कहीं ना कहीं से पेट काट कर खरीदने की कोशिश करेंगे। कोशिश ये भी करेंगे कि भ्रष्टाचार में ये वैक्सीनें सिर्फ शासक वर्ग और उनके परिवार तक सीमित न रह जाए। ये सारी बातें जब होंगी तो बिल गेट की जो फाउंडेशन है, जो कोवाक और WHO के साथ सहकार कर रही है, गेव, उनका भी ये कहना है कि वो करीब 100 मिलियन डॉलर्स
सुलभ कराएंगे भारत को, ताकि वो सस्ते दामों पर कुछ वैक्सीन अपने रोगियों के लिए या संक्रमित लोगों के लिए खरीद सके। अब मज़ेदार बात यह है कि इसी दौरान, इस वैक्सीन रचने के दौरान, दुनिया को इस बात का एहसास दोबारा हुआ है कि चीन से ही ये संक्रमण शुरू हुआ और चीन ही इस वैक्सीन रचने में सबसे आगे पहल करने वाला है। और सिर्फ वैक्सीन नहीं, यदि इस रोग के उपचार की कोई दवाई है तो उसका निर्माण कौन करेगा, कहाँ करेगा, उसकी बुनियाद भी चीन से आने वाले, जिसे API कहते हैं, एडवांस फार्मास्यूटिकल्स इंटरमीडिएरीज, यानी वो बीच की सामग्री जिनके आधार पर कोई परिष्कृत दवाई का निर्माण होता है, जिसमें दुनिया में अग्रणी भारत है, जेनेरिक जिन्हें कहते हैं दवाइयों में, जिनका पेटेंट किसी बड़ी कंपनी के पास होता है, मगर पेटेंट की अवधि चुक जाने के बाद उनका निर्माण कोई दूसरी दुनिया की कंपनी कर सकती है। मगर हम इस मामले में अपने को पूरी तरह से स्वाधीन नहीं मान सकते हैं कि अमेरिका में भी जो हर तीसरी गोली बिकती है, वो चाहे ज्वरहर हो या दर्दनाशक हो, वो भारत से आती है। मगर जब ट्रंप ये घोषणा करते हैं कि वो अमेरिका की निर्भरता बाहर से आने वाली औषधियों पर घटाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं भारत के औषधि उद्योग पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और सबसे विडंबना की बात यह है कि भारत में जो बड़े दवाई उत्पादक हैं, वो अपनी इस बुनियादी सामग्री का, API का आयात अब तक चीन से करते आए हैं। अब चीन के साथ भारत के संबंधों में जो तनाव आ रहा है, उसको देखते हुए निश्चित रूप से इसमें बाधा पड़ने वाली है। तो हमको आने वाले दिनों में ये देखना पड़ेगा कि क्या हम वास्तव में अपनी स्वदेशी वैक्सीन बनाने में सक्षम हैं, या जो विदेशों में वैक्सीन का आविष्कार होता है, क्या उसमें जो हम सहकार दे रहे हैं उसकी एवज में हमें न्यायोचित तरीके से हमारी ज़रूरत की खुराकें मिलेंगी, और जब वो खुराकें मिलेंगी तो क्या वो उन लोगों तक पहुँचेंगी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं। कहीं भ्रष्टाचार के कारण इनकी कालाबाजारी तो नहीं होगी। कई 100 रुपयों की जो एक खुराक होगी और 2-3 बार ये वैक्सीन लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। कहीं ये शासक वर्ग, उनके परिवार या नौकरशाहों तक ही सीमित तो नहीं रह जाएगी। इसलिए सभी लोग इस वैक्सीन राजनय को, इस औषधि राजनय को बड़ी सतर्क निगाहों से देख रहे हैं। हाल के दिनों में तुर्की के तेवर थोड़े आक्रामक रहे हैं। ये उसके राजनय में भी देखने को मिला है और ये उसकी अपने सैनिकों की तैनाती में भी देखने को मिला है। पिछले सप्ताह तुर्की ने 2 काम ऐसे किए जिनको भड़काऊ ही कहा जा सकता है। फ्रांस ने अपना एक छोटा जंगी जहाज भेजा रोकने के लिए उन हथियारों की तस्करी को, जो एक प्रतिबंध लगाया गया है कि बाहर से कोई भी शक्ति किसी भी पक्ष को जो आपस में लड़ रहे हैं, चाहे वो मान्यता प्राप्त सरकार त्रिपोली की हो या जो बागी जनरल हफ्तार हैं उनकी हो, उन तक हथियार न पहुँचें। इन हथियारों को रोकने के लिए जो निषेध प्रतिबंध ब्लॉकेड लगाया गया था, उसको नियंत्रित करने के लिए जब ये फ्रांसीसी जंगी जहाज वहाँ फ्रिगेट पहुँचा, तो उससे कहीं बड़ा एक नौसैनिक जहाज तुर्की ने अपना वहाँ भेज दिया और मन मार कर फ्रांसीसी जहाज को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि वो मुकाबला करने की स्थिति में, उसको धौंस धमकी देने की स्थिति में नहीं था, जिसे अंग्रेजी में गन बोट डिप्लोमेसी कहते हैं। 19वीं-20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों की ये लगभग उसका उदाहरण था कि आप अपनी नग्न नौसैनिक शक्ति का प्रदर्शन करें और विपक्षी को हटने को बाध्य कर दें। अब इसमें जो विडंबना है वो ये है कि एक स्तर पर फ्रांस और तुर्की एक ही सैनिक संगठन के सदस्य हैं। अमेरिकनों ने शीत युद्ध के दौरान जो नेटो नाम का संगठन बनाया था, उसका सदस्य तुर्की आज भी बरकरार है। भले तुर्की उससे काफ़ी बिछुड़ चुका है, अलग हो चुका है। तुर्की ने अपने हथियार S-400 प्रक्षेपास्त्र अमेरिकी सलाह के खिलाफ रूस से ग्रहण किए हैं। वहाँ का जो इस्लामीकरण है वो रास नहीं आता यूरोपीय समुदाय को। कुछ वर्ष पहले तक तुर्की का ये आग्रह था कि उसको यूरोपीय समुदाय की सदस्यता मिल जाए, मगर तब यूरोपीय समुदाय के जो अन्य कर्ता धर्ता थे उनका मानना था कि तुर्की में मानवाधिकारों का हनन होता है और मानवाधिकारों का संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय कानून की मान्यताएं, ये एक प्रमुख बुनियादी प्राथमिक शर्त हैं यूरोपीय समुदाय का सदस्य बनने की। तब से अब तक ऐसा लगता है कि तुर्की ने अपना मुंह मोड़ लिया है। उसे लगता है कि आज जो क्षय हुआ है यूरोपीय समुदाय का, उसको देखते हुए, खासकर ब्रेक्सिट के बाद, खासकर पूर्वी यूरोप के देशों के एक तरह से बागी तेवरों के बाद, तुर्की को ज़रूरत महसूस नहीं होती कि वो यूरोपीय समुदाय का सदस्य बने। मगर आज भी तुर्की नाटो का सदस्य है और जो उसके सैनिक गठबंधन के सदस्य साथी हैं वो उसको अनुशासित या नियंत्रित करने के लिए एक सीमा तक ही जा सकते हैं, सलाह ही दे सकते हैं, मगर मुठभेड़ करने के लिए वो आज भी राजी नहीं है। और तुर्की ने शायद अपना ये दिल बना लिया है कि वो अपनी भू राजनीतिक स्थिति का पूरा फायदा उठाते हुए वो एक त्रिवेणी संगम जैसी स्थिति में है, जहां अफ्रीका, एशिया और यूरोप मिलते हैं। वो रूस के बहुत निकट है, तो वो शायद इस स्थिति का पूरा फायदा उठाना चाहता है। मगर जो चिंता का विषय यूरोप के लिए और पश्चिमी दुनिया के लिए और एक सीमा तक भारत के लिए भी है कि
कि भारत में भी तुर्को अफगान सल्तनत रह चुकी है। तुर्की की संस्कृति का काफ़ी प्रभाव यहाँ रहा हुआ है। कुस्तुनतुनिया का जो साम्राज्य था, जो बाइजेंटियम साम्राज्य कहलाता है, कॉन्स्टेंटिनोपल का, जहाँ धर्म युद्धों के लड़े जाने के बाद ईसाई क्रूसेड्स के पहले तक बड़ा वर्चस्व तुर्की का था। ऐसा लगता है कि आज एर्दोगान की तुर्की फिर से वो सपना देख रही है उस पुराने स्वर्णिम युग को पुनर्जीवित करने की, जब सारी दुनिया में बोलबाला तुर्की का था और कुस्तुनतुनिया जो था वो इस्लामी सभ्यता का केंद्र माना जाता था। बाइजेंटियम साम्राज्य का संचालन यहाँ से होता था और जब तक ईसाई क्रूसेड्स में, धर्म युद्धों में इस्लाम की पराजय नहीं हुई थी, ये वह जगह थी जहाँ चीन से आने वाला रेशम राजमार्ग मिलता था और यहाँ से स्पेन तक जो मूर साम्राज्य था उसका स्नायु तंत्र यहीं से संचालित होता था। तो ये सपना कहाँ तक पूरा होगा या नहीं पूरा होगा ये तो अलग बात है, मगर इसमें जो संकट की स्थिति है कि कहीं ना कहीं इस्लामी कट्टरपंथी इसके साथ जुड़ी हुई है। जो खलीफा होता था वो वही फतवे देता था कि मुग़ल बादशाह या कहीं और मुसलमान शासक जो हो वो इस्लाम सम्मत शासक बनने लायक, सुल्तान कहलाने लायक है। और आज भी जो चुनौती कट्टरपंथी इस्लाम की है वो अपने को नया खलीफा कहते हैं, जो बगदादी कहते थे। तो ISIS दशेश वाले जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं उस विरासत की ओर जाते हैं जो कट्टरपंथी इस्लाम की विरासत तुर्की के साथ जुड़ी हुई रही हुई है। मगर कुछ दिन पहले जब उन्होंने, तुर्की के राष्ट्रपति ने वहाँ जो एक संग्रहालय था, जो पहले गिरजा था, उसको फिर बदल दिया, एक मस्जिद में वहाँ उपासना की, तो लोगों को ये लग रहा है कि इस्लामी कट्टरपंथी अब तुर्की की संस्कृति का अभिन्न अंग बनने जा रहा है। वो धर्मनिरपेक्ष राज्य तो रहेगा नहीं और वो पहले जो अमेरिका का साथी था अब क्रमशः मुड़ रहा है पुतिन के रूस की ओर और वो हथियारबंदी से लैस होकर अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर पूरे इस क्षेत्र में एक निर्णायक भूमिका अदा करना चाहता है। इसका दूसरा उदाहरण देखने को मिला जो उन्होंने पूर्वी भूमध्य सागर में तेल की खुदाई फिर से शुरू की, उस भूभाग पर जिसको समुद्र के तल के नीचे वाला माना जाता है, सागर तल के नीचे की ज़मीन, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून में कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। तो इसको लेकर एक विवाद तुर्की का बड़ा पुराना चलता रहा है अपने पड़ोसी ग्रीस और साइप्रस के साथ। ग्रीस वालों का यह कहना है कि ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ उनका है, तुर्की का कहना है कि नहीं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के लिए जगह की पैमाइश वहाँ से होनी चाहिए जहाँ ज़मीन किसी संप्रभु राष्ट्र की है, उस संप्रभु राष्ट्र के अधीन जो द्वीप हैं वहाँ से इसकी पैमाइश नहीं होनी चाहिए और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून की मान्यताओं और परंपराओं के विरुद्ध है, ऐसा यूनान का, ग्रीस का मानना है। और ग्रीस का ये भी मानना है कि ग्रीस ने इस तेल के बारे में समझौता कर लिया था मिस्र के साथ, इसकी अवहेलना वो कर रहा है तुर्की। और तुर्की की ये मुठभेड़ मिस्र के साथ लीबिया में भी हो रही है, जिसका उल्लेख हमने अभी ज़रा पहले किया। वहाँ तुर्की और मिस्र एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि आमने सामने खड़े हैं। वहाँ मिस्र और फ्रांस एक तरफ खड़े हैं और तुर्की दूसरी तरफ खड़ा है। तो ये मुठभेड़ एक तरफ अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी छोर से लेकर पूर्वी भूमध्य सागर तक लगातार फैली हुई है और कहीं ना कहीं ये मानवाधिकारों का हनन हो, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो, ये जनतंत्र का गला घोंटना हो। अब कहीं ना कहीं बदनाम तुर्की इसलिए भी हुआ था कि पत्रकार काशोगी की हत्या सऊदी अरब के खुफिया विभाग के शक साजिश से उसी की भूमि पर संपन्न हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो कुर्दों का दमन होता रहा है, उनका वंशनाशक उत्पीड़न हुआ है, उसके लिए भी तुर्की बदनाम रहा है। और कहीं ना कहीं तेल की राजनीति से ये सारी चीज़ें अभिन्न रूप से जुड़ी हैं कि कुर्द जिस क्षेत्र को कुर्दिस्तान कहते हैं वो भी तेल कूपों का भंडार है और जो कुछ तुर्की की रुचि है वो इस तेल की राजनीति से पूर्व पश्चिमोत्तरी छोर अफ्रीका से लेके पूर्वी मध्य सागर तक जुड़ी है और कहीं ना कहीं इसका निश्चित प्रभाव मध्य एशिया में पड़ना ज़रूरी है। वो जो रेशम राजमार्ग की परियोजनाएं हैं उनके साथ इसका सामरिक महत्व घटेगा बढ़ेगा और इसकी संवेदनशीलता खाड़ी देशों तक पहुंचेगी और भारत इससे अप्रभावित नहीं रह सकता। भारत के नज़रिए से बिल्कुल पड़ोस में जो सबसे चिंताजनक खबर सुनने पढ़ने को मिली वो अफ़गानिस्तान के पूर्वी हिस्से में एक जेल पर दहशतगर्द इस्लामी जिहादियों का हमला था, इस्लामिक खिलाफत वालों का। और इस जेल में जहां लगभग 1800 बंदी थे उनमें से लगभग 1300-1400 बंदियों को छुड़ाने में ये दहशतगर्द सफल हुए। आज अफ़गान सरकार के प्रवक्ताओं का ये कहना है कि उन्होंने 300-400-450 बंदियों को वापस गिरफ्तार कर लिया है और जो 400 बंदी नहीं निकले थे उनमें कुछ रोगी थे, कुछ नशेड़ी थे, कुछ शायद डरे हुए थे, कुछ को शायद ये खौफ था कि वो पकड़ लिए जाएंगे, वो बाहर नहीं निकले। अब दो बातें इस मामले में बड़ी चिंताजनक है। अफगान सरकार का कहना है कि पूर्वी अफगानिस्तान के प्रदेश में ISIS का प्रभाव बढ़ा है और इन्हीं की कारस्तानी ये थी।
दूसरी ओर तालिबान भी ये कह रहे हैं कि उनका कोई लेना देना इससे नहीं था, मगर जो लोग वहाँ से छुड़ाए गए उनमें लगभग आधे बंदी वो थे जो तालिबान थे। और तालिबान बंदियों की रिहाई को लेकर एक बड़ा मुद्दा रहा है अमेरिका और अफगान सरकार, अमेरिका और तालिबान के बीच एक वार्ता का। तालिबानों का हट ये है कि सबसे पहले उनके सारे साथी जेल से रिहा कराए जाएं, जिनमें 500-550 से कुछ अधिक संख्या आज भी जेलों में बंद है। अमेरिका का ये कहना था कि तालिबान अपने जो वादे दिए हैं उनको पूरा करे तो ये बंदी भी रिहा कराए जाएंगे। मगर जानकार लोगों का मानना है कि ये जो जेल में हमला किया गया था ये ज़रूरी नहीं कि इस्लामिक खिलाफत वालों का ही किया हो। उनका कहना है कि तालिबान ये दिखाना चाहते हैं कि आज भी उनके पास कितनी सैनिक सामर्थ्य है काबुल सरकार को चुनौती देने की, और कितना मनोबल गिरा हुआ है काबुल की सेना का या वहाँ के पुलिसकर्मियों का या वहाँ के जेल के दंडाधिकारियों का। तो उन्होंने ये बहाना बनाया कि इस हमले को अंजाम दिया है, इस दहशतगर्द घटना को इस्लामी खिलाफत वालों ने, मगर वो अपने दामन को पाक साफ बनाए रखने की कोशिश में रहे। मगर सबसे ज़्यादा लाभ उनको हुआ है कि उनके जो साथी थे वो जेल से छूट गए हैं और वापस गिरफ्तार नहीं हुए हैं। अब वो किसी और बात का मुद्दा बनाकर दबाव डाल सकते हैं काबुल की सरकार पर या अमेरिका पर। एक और बात चिंता की है वो ये है कि कई खुफिया एजेंसियों का यह मानना है कि अफ़गानिस्तान के संदर्भ में तालिबान और ISIS वाले मुजाहिदीन एक ज़माने में एक दूसरे के खून के प्यासे थे और कट्टर संघर्ष इनके बीच में हुआ था। मगर ये सब बातें अतीत की हैं। तब से अब तक इतना अंतर पड़ चुका है कि खासकर अफ़गानिस्तान के संदर्भ में ये फ़र्क करना बड़ा कठिन है कि कौन अच्छा तालिबान है, कौन बुरा तालिबान है, कौन खूंखार ISIS का जिहादी है, उसके क्या संबंध अच्छे या बुरे तालिबान के साथ हैं। अनेक विश्लेषकों का मानना है कि अफ़गानिस्तान के संदर्भ में अपने अपने इलाके को वहाँ के क्षत्रपों ने बांट लिया है, जिन्हें अंग्रेज़ी में वॉर लॉर्ड्स कहते हैं। वो खुखार हैं, वो अफीम की खेती करते हैं, वो हथियारों की तस्करी करते हैं और अपने अपने इलाके में सूबेदारों की तरह रहते हैं। वो बिल्कुल नकारते रहते हैं काबुल की सत्ता को, कहते हैं इसको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। और जहाँ तक इनमें कुछ लोग हैं वो अपना दल बदल करते रहते हैं, जैसे गुलबुद्दीन हिकमतयार हैं जो खुखार बड़े नृशंस सेना नायक माने जाते रहे हैं तालिबान के। वो आजकल काबुल की सरकार में उसके सक्रिय सदस्य हैं और उनके बिना वो सरकार चल नहीं सकती है। तो कहीं ना कहीं आज हमारे सामने जो दृश्य आ रहा है वो ये है कि एक आधुनिक राज्य के रूप में, एक जनतांत्रिक कमोवेश राज्य के रूप में स्थापित करने की कोशिश नाकाम रही है अफ़गानिस्तान में। अमेरिकियों की बहुत लंबे समय तक अपने सैनिकों की तैनाती के बाद, बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता देने के बाद वो सब भ्रष्टाचार का शिकार हो गई है और एक तरह की अराजकता का माहौल इस भूमिबद्ध देश में आज भी है। उनके जाने के बाद क्या होगा ये कहना और भी कठिन है, और उसके बाद शायद जो अवाम अफ़गानिस्तान का है उसकी हालत और भी दुर्दशापूर्ण हो जाएगी। कोविड महामारी की चपेट है, उसका कोई इलाज नहीं हो पाएगा। जो वहाँ विदेशी अनुदान या सहायता आएगी वो पता नहीं किसकी जेब में जाएगी। अब भारत के लिए इसमें चिंता का एक और विषय है कि जब जेल पर यह हमला हुआ तो उसमें जो आत्मघातक दस्ते के 2 सदस्य थे उनमें 2 सदस्य ऐसे थे जिनका जन्म भारत में हुआ था। उनमें केरल में जन्मे डॉक्टर साहब थे जो सपरिवार कुछ समय पहले ISI के सदस्य बनने के लिए, प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सीरिया चले गए थे। अब चिंता का विषय ये है कि यदि भारत के पढ़े लिखे पेशेवर केरल जैसे प्रदेश के लोग जहाँ शिक्षा का बड़ा प्रसार है, यदि इस्लामी कट्टरपंथी के प्रभाव में दहशतगर्द बनने को, आत्मघातक दस्तों का हिस्सा बनने को तैयार होते हैं अपने घर परिवार को भूलकर, तो क्या वो सिर्फ अफगानिस्तान तक अपनी गतिविधियों को सीमित रखेंगे या ISIS के लोग उनका प्रयोग कर सकते हैं भारत के विरुद्ध भी हथियार में, खासकर उस माहौल में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की संभावना भारत में भी बढ़ रही है। इसके प्रति भारत को सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत रहेगी। मगर आज भी भारत पूरी तरह से अनदेखा नहीं कर सकता है हिंसा के विस्फोट को अफगानिस्तान में, वहाँ से नाजायज हथियारों और मादक द्रव्यों की तस्करी पहले पाकिस्तान में और फिर बजरिया पाकिस्तान कश्मीरी रण क्षेत्र में पहुँचने में और कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद भड़काने में इनकी भूमिका हो सकती है। तो हम अफ़गानिस्तान को अपने से बिल्कुल अलग करके नहीं देख सकते हैं अपने सामरिक हितों से। भले कोई रोमानी यादें हमारी अतीत की हमारे साथ न हो, मगर कुल मिलाकर अफ़गानिस्तान पर सतर्क नज़र रखने की ज़रूरत हमें बनी रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अब तक यह बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं कि कम से कम राष्ट्रपति के चुनावों तक
उनकी मुद्रा चीन के प्रति बिल्कुल मुठभेड़ वाली रहेगी। वो ये प्रमाणित करना चाहते हैं कि वो ऐसे ताकतवर अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिसने चीन को, एक उदीयमान शक्ति को, जिसने हिम्मत की थी अमेरिका से होड़ करने की, उसको सबक सिखा दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ही चीन के विरुद्ध एक वाणिज्य युद्ध की घोषणा की थी, सूत्रपात किया था और हर मोर्चे पर चीन को घेरने की कोशिश की है। अब कुछ समय पहले भारत ने टिकटॉक नाम के एक चीनी एप्लीकेशन को, जो कार्यक्रम फ़ोन पर और सोशल मीडिया के लिए इस्तेमाल होता है, उसको प्रतिबंधित कर दिया था 57-58 ऐसे ही अन्य एप्लीकेशंस के साथ, कार्यक्रमों के साथ, जिनका कंप्यूटरों पर, फ़ोन पर, आईपैड आदि पर उपयोग होता है। अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध लगाया है और ये रोचक बात यह है कि भारत हो या अमेरिका, ये एप्लीकेशन किसी सामरिक महत्व का हुआवे जैसा नहीं लगता कि वो आपके पूरे संचार तंत्र को ध्वस्त कर देगा, वहाँ से गोपनीय सूचनाएं ले जाकर सीधे चीनी सरकार को या उनके खुफिया विभागों को दे देगा। ये एक छोटे अल्पकालीन वीडियो बनाने का एक कार्यक्रम है जिसमें बच्चे नाच गाने आदि करते हैं। कई बार इसमें कुछ अश्लील चीज़ों का चित्रण होता है, कई बार हंसी मजाक का, भोड़ेपन का चित्रण होता है। इसके कई तारे हैं जिन्होंने लाखों की कमाई अपने नाच गाने वीडियो टिकटॉक पे पोस्ट करके किए थे। ये इंस्टाग्राम से आगे निकल गया था और फिर स्थिति ये थी कि कुछ लोगों ने आत्महत्याएं कर ली जब उनको चाहने वाले कम होने लगे टिकटॉक में। मगर ये सारी चीज़ें लोगों का मानना है कि अभिभावकों की चिंता का विषय है कि उनके बच्चे अपना कितना समय व्यर्थ कर रहे थे टिकटॉक जैसे साधनों पर। दूसरा एप्लीकेशन जो उन्होंने प्रतिबंधित किया है वो वीचैट है। वो मतलब मैसेंजर चैट का एक विकल्प था जिसमें अधिकांशतः अमेरिका के बाहर चीनी लोग ही बातचीत करने के लिए इसका उपयोग करते थे। अब जो दिलचस्प बात है वो ये है कि चाहे भारत ने प्रतिबंधित किया हो या अमेरिका ने प्रतिबंधित किया हो, मन में लोगों के हवा ये है कि चीन के संदर्भ में इस बात को तय करना बड़ा कठिन है कि कौन कंपनी चीन सरकार के साथ कितना घनिष्ठ है, कितना सीधे जुड़ी हुई है। और कहने को ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो वीडियो, छोटे अल्पकालीन वीडियो बनाता है, मगर इसके आधार पर वो ग्राहकों के बारे में कितनी जानकारी इकट्ठा करता है, उनका कैसा उपयोग कर सकता है, उसका कैसा दुष्प्रयोग कर सकता है, ये सारी बातें चिंता का विषय हैं। जैसे हुआवे के बारे में पहले संकट नहीं लोगों के मन में था, अब टिकटॉक के बारे में अचानक हो गया है। मगर सबसे दिलचस्प बात जो टिकटॉक पर प्रतिबंध के बारे में अमेरिका में है, भारत ने तो सीधा सीधा प्रतिबंध लगाया और मना कर दिया। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि टिकटॉक ने अब तक बड़ी कमाई चीनी कंपनी ने अमेरिका में की है, तो अब 45 दिन के भीतर इसे अपना सारा कारोबार समेट लेना चाहिए, बेच देना चाहिए किसी बड़ी अमेरिकी कंपनी को और बोरिया बिस्तर उठाकर अमेरिका से बाहर चला जाना चाहिए। अब साथ ही उन्होंने ये सुझाव दिया है कि किसी देशभक्त अमेरिकी कंपनी को अमेरिकी राष्ट्रीयता को ध्यान में रखते हुए टिकटॉक कंपनी का कारोबार खरीद लेना चाहिए। अब ये पूंजीवादी जो अवधारणा, दर्शन शास्त्र है, बाजार का तर्क है, उसके विरुद्ध तो है ही। जो अमेरिका में कानून का राज है, जनतंत्र है, वहाँ के व्यावसायिक कानून है जो विदेशी कंपनियों को काम अब तक करने देते हैं, उन पर अचानक इस तरह का प्रतिबंध लगाना कि आप कहिए कि चीन एक शत्रु है, उसकी किसी कंपनी को हम काम नहीं करने देंगे, मगर जो उसकी सहयोगी कंपनियां अमेरिका में काम कर रही हैं वो कैसे काम करेंगी, भविष्य में उन पर क्या प्रतिबंध लगेगा, ये बात की बात है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पिछले सप्ताह कई 4 बड़े टेक्निकल जायंट्स जो कहलाते हैं, गूगल वाले, अमेजोन वाले, फेसबुक वाले, ये सब बुलाए गए थे कांग्रेशनल हियरिंग्स के लिए, जहां उन्होंने शपथ लेकर अपनी गवाही दी थी कि वो कितनी इजारेदारी कर रहे हैं, कितने एक अधिकारी हैं, कितना ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, क्यों उन पर नियंत्रण न लगाया जाए। उसमें एक कंपनी वहाँ तक प्रतिनिधित्व नहीं कर रही थी, वो थी माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स की। अब आज उस कंपनी ने अपनी देशभक्ति का प्रमाण देते हुए ये आश्वासन दिया है कि वो अमेरिका के सामरिक हितों के प्रति संवेदनशील है और यदि राष्ट्रपति चाहेंगे तो वो टिकटॉक के व्यवसाय को खरीदने को तैयार है। मगर बात यहीं ख़त्म नहीं होती। ट्रंप ने अपने चिरपरिचित अंदाज में एक और बड़ा विचित्र सुझाव दिया कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जब इसको खरीद लेगी, टिकटॉक के कारोबार को या वीचैट के कारोबार को, तो उसके बाद जो कमाई इस धंधे से होगी उसका एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी खजाने में जाएगा, क्योंकि अब तक इन कंपनियों ने अमेरिकी ग्राहकों से बहुत पैसा कमाया है। अब मज़ेदार बात यह है कि पश्चिमी यूरोप के देश हों या अमेरिका के भी कुछ विश्लेषक हों, उनका मानना है कि आज तक इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि टिकटॉक या वीचैट के कारण कोई सामरिक जोखिम अमेरिका के लिए पैदा हो रहा है, मगर आशंका बनी हुई है। और क्या माइक्रोसॉफ्ट, जिसने ये आश्वासन दिया है कि वो इसको खरीदने का उपक्रम कर सकती है, क्या टिकटॉक कंपनी अपना व्यवसाय उसको बेचेगी या बोरिया बिस्तर उठाकर वैसे ही चली जाएगी? क्या उसका प्रभाव अमेरिका पर पड़ेगा? इस कारण नहीं कि सिर्फ टिकटॉक पर प्रभाव पड़ेगा, मगर क्या अमेरिकी सरकार की विश्वसनीयता रहेगी विदेशी कंपनियों के लिए, ये देखने लायक होगा।
दक्षिण अमेरिका के जो बड़े बड़े देश हैं उनके दुख के दिन समाप्त होते ही नहीं लगते हैं। ब्राज़ील दुनिया का दूसरे सबसे बुरी तरह अभिशप्त देश है कोरोना वैश्विक महामारी से। बोल्सोनारो जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो संक्रमित हुए थे, वो भले ही ठीक होकर बाहर आ गए हैं, मगर उनके निरोग होने से देश के निरोग होने का कोई संबंध नहीं है। उनकी तानाशाही, उनकी तुनकमिजाजी, उनकी सरकार का निकम्मापन आज भी बरकरार बदस्तूर है। जो वहाँ के आदिवासी वर्षावनों में रहने वाले हैं उनके जीवन की शैली नष्ट हो रही है। उन वर्षावनों में बहुत बुरी तरह से अमेज़न में आग फिर से भड़क उठी है और इस पर्यावरणीय संकट को नियंत्रित करने के लिए न किसी के पास साधन है, न उनके पास समय है और न इस बात की कोई संभावना नज़र आती है कि ब्राज़ील में सत्ता परिवर्तन, जनतांत्रिकीकरण किसी भी प्रकार से हो सकता है। ये समस्या सिर्फ ब्राज़ील की नहीं है। ब्राज़ील के बगल में जो पड़ोसी देश हैं, चिले हो, अर्जेंटीना हो, जो इस महामारी के संक्रमण के पहले भी बहुत बुरी आर्थिक मंदी की चपेट में थे, वो आज महामारी की चपेट में भी हैं और आर्थिक मंदी भी निरंतर बिगड़ती चली जा रही है। और न केवल चिले और अर्जेंटीना, बल्कि अर्जेंटीना तो फिर भी समाजवादी रुझान के कारण अमेरिका का प्रियपात्र नहीं था, मगर जो निकारागुआ, उरुग्वे, पेरू, बोलीविया, वेनेजुएला, ये सारे देश हैं, ये सारे के सारे देश इस बेकार की बहस में व्यस्त हैं कि जो अपदस्थ राजनेता हैं, जो प्रतिद्वंदी आजकल सत्तारूढ़ सरकार के थे, उनको दंडित किया जाए, या जो जनता है वो आंदोलन में डटी हुई है सड़कों पर कि जो सत्तारूढ़ भ्रष्ट सरकार है उससे निजात पाए। मगर कहीं उसमें सामर्थ्य किसी में नज़र नहीं आती है कि कहीं भी कोई आशा की किरण इन देशों में देखने को हमको मिल सकती है। बहुत लंबे समय तक अमेरिका ये काम करता था कि भले ही जनतंत्र का वह हनन करता हो, वो तानाशाहों का जो मानवाधिकारों का उल्लंघन करता हो, उनकी अनदेखी करता हो, मगर उसकी आर्थिक सहायता के आधार पर एक सीमा तक आर्थिक व्यवस्था में, स्वास्थ्य में सुधार इन देशों की होता था। उसकी कोई संभावना आज नज़र नहीं आती जब अमेरिका खुद आज बुरी तरफ से चौतरफा घिरा हुआ है। बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि संकट सिर्फ दक्षिण अमेरिकी देशों का नहीं है, ये पूरे दक्षिणी गोलार्ध का है। महामारी की चपेट हो या आर्थिक मंदी हो, दक्षिण अफ्रीका में भी देखने को हमको वही मिलती है। बड़े समय तक ऑस्ट्रेलिया जो एक महाद्वीप है वो ये सोच सोच कर आत्मसंतुष्ट और मुग्ध रहा करता था कि उसने कोरोना संकट पर काबू पा लिया है, मगर आज अब वहाँ कोरोना का संक्रमण इतना ज़्यादा है कि मेलबर्न हो या विक्टोरिया हो, वहाँ लगभग आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी है, कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध लगाने पड़े हैं और ये कहना कठिन है कि उन्होंने इस संकट पर काबू पा लिया है। ब्राज़ील के वर्षावनों की तरह ही ऑस्ट्रेलिया में भी इस मौसम में दक्षिणी गोलार्ध में जंगलों में आग भड़कती है। आग ने फिर से भड़कना शुरू कर दिया है और यह सोच पाना कठिन है कि कोरोना वायरस से और इस पर्यावरणीय संकट से ऑस्ट्रेलिया की सरकार एक साथ सफलतापूर्वक लड़ सकती है। तो अब हमको इसमें बहुत संतुष्ट नहीं होना चाहिए। यदि आप देखें दक्षिणी गोलार्ध को नहीं, यूरोप को भी, तो यूरोप के जो बड़े देश हैं, फ्रांस है या जर्मनी है, उनकी अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है 10%, 12%, 13% की दर से। और जो अधिक संकटग्रस्त देश हैं, स्पेन, पुर्तगाल, उनकी अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है 15 से 18% की दर से। तो इस सब का प्रभाव कहीं ना कहीं सारे संसार पर पड़ना अवश्यंभावी है, क्योंकि कोई भी मनुष्य आज अकेला जीवन यापन नहीं करता। भूमंडलीकरण ने हमको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ऐसे ताने बाने में बांध रखा है। एक ओर चीन पर हमारी निर्भरता है, तो दूसरी ओर यदि चीन पर निर्भरता घटती है तो उसके लिए जो विकल्प हमें नज़र आता है वो यूरोप के बड़े देश हो सकते थे, वो यूरोपीय समुदाय हो सकता था, वो अफ्रीका हो सकता था, वो दक्षिण अमेरिका के देश हो सकते थे। इन सब की कहीं संभावना कम होती नज़र आ रही है। हर देश अपने संकट से अकेला खुद जूझ रहा है। और यदि फिर उत्तरी अमेरिका की ओर जाएं तो राष्ट्रपति ट्रंप एक संकट के समाप्त होने के पहले अपने उत्तरी अमेरिकी भूभाग में भी जो निकटस्थ पड़ोसी है उसके साथ एक दूसरा झगड़ा मोल ले लेते हैं। अभी हाल उन्होंने घोषणा की है कि कनाडा से जिस एल्यूमिनियम का आयात अमेरिका करता था उस पर रियायती शुल्क जो है वो समाप्त कर दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये फूट उत्तरी अमेरिका में भी पड़ रही है, पश्चिमी यूरोप के समुदाय में भी पड़ रही है, और अफ्रीकी देश निजात नहीं पा सक रहे हैं अपनी कबायली मानसिकता से। वहाँ जो नाइजीरिया है वहाँ फिर बोको हराम हत्याकांड में लगा हुआ है, वहाँ जो इस्लामी जिहादी तत्व हैं वो माली चाड में फिर सक्रिय हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरी परिस्थिति बहुत आशाजनक नहीं लगती है। इसका क्या प्रभाव भारत के राष्ट्रीय हित पर पड़ेगा, भारत की विदेश नीति और राजनीति पर पड़ेगा, इसके बारे में हमें गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। इस सप्ताह इतना ही इस बार। अगली बार हम
फिर प्रस्तुत होंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के साथ साप्ताहिक, जिनमें उन घटनाओं का संकलन किया जाएगा जिनका विश्लेषण हम आपके लिए करेंगे भारतीय राष्ट्रहित के संदर्भ में। और हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि हम आपको उन घटनाओं के उन अंतर संबंधों को समझा सकें, उन गुत्थियों को सुलझा सकें, जिनसे आप समझ सकें कि एक देश या एक महाद्वीप में होने वाली घटना का क्या रिश्ता दूसरे महाद्वीप या दूसरे देश की घटनाओं से है और कैसे वह हमारे राष्ट्रहित को प्रभावित करती हैं। तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार। देखने के लिए धन्यवाद।